हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आप सभी लोगों का साहनी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, ये है डॉट नेट फ्रेमवर्क का वीडियोस जो कि हम पढ़ाने वाले थे काफ़ी डिटेल में, बट अचानक से दोस्तों क्या है, आ गया आपका एग्ज़ाम का डेट, एडमिट कार्ड आ गया है। तो चलिए फिर भी हम डॉट नेट का जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ कर लेंगे, जो कि अभी तक यहाँ से देखेंगे आप तो यूपी अर्बिनल में भी क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे गार्बेज कलेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पे आया था, है ना। तो यूपी अर्बिनल के अलावा यूपी पीसीएल में भी ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो इंट्रोडक्टरी ही पढ़ेंगे, बाकी इसकी कोडिंग वोडिंग देखिए बहुत रेयर में इक्का दुक्का कभी कभार देखने को मिला है ना। कोडिंग क्या, इसका मतलब जैसे हम लोग सी लैंग्वेज में प्रिंट एफ यूज़ करते हैं, स्कैन एफ यूज़ करते हैं, तो उसका क्या फंक्शनैलिटी है ये पूछा गया है। तो इस तरीके से उसमें भी होता है, तो उसे हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बट ये है डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ से इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, है ना। ये चलते हैं, इसको देखेंगे, बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहिए, इसका हम एमसीक्यूज भी करवा देंगे, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, पहले डॉट नेट फ्रेमवर्क को पढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं कि डॉट नेट फ्रेमवर्क है क्या, ठीक है। देखिए, जैसे ये है हमारा क्या, एक डॉट नेट प्लेटफॉर्म। ये मान लीजिए एक डॉट नेट हमारा क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये हमारा क्या है, डॉट नेट प्लेटफॉर्म है। अब इसका नाम है डॉट नेट प्लेटफॉर्म। अब डॉट नेट प्लेटफॉर्म में क्या होता है, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। जैसे क्या होता है डॉट नेट प्लेटफॉर्म के अंदर सर्विसेज, जैसे हमने कहा बिल्डिंग, डॉट नेट बिल्डिंग ब्लॉक हो गया, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक सर्विसेज यानी कोई प्रोग्राम बनाने के लिए सर्विसेज हैं। ये डॉट नेट डिवाइस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए इसमें प्लेटफॉर्म दे रखा है ना। डिवाइस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए है। इसके बाद क्या है, यूजर एक्सपीरियंस के लिए होता है, डॉट नेट यूजर एक्सपीरियंस हो गया। डॉट नेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें एक टूल है, मतलब ये हम लोग टूल देख रहे हैं, क्या है, एक हो गया बिल्डिंग ब्लॉक हो गई, और हमारे डिवाइस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड टूल दे दिया है। और इसी के अंदर होता है हमारा डॉट नेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टूल, ठीक है, एंड टूल। ये होता है, इसके अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम होता है डॉट नेट फ्रेमवर्क। इसके अंदर होता है डॉट नेट फ्रेमवर्क, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डॉट नेट फ्रेमवर्क पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसके जो हमारा डॉट नेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टूल है, इसमें भी कई सारे जो है वो दे रखे हैं, आपके प्लेटफॉर्म्स दे रखे हैं। जैसे हो गया आपका विजुअल स्टूडियो डॉट नेट हो गया, ठीक है। तो ये आपका डॉट नेट फ्रेमवर्क हो गया। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं डॉट नेट फ्रेमवर्क, ठीक है ना। तो यही चीज़ें हैं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो इसलिए कि आपका समय बच जाए, ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं। देखिए क्या है डॉट नेट। अच्छा, इस प्लेटफॉर्म का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म हमें क्या प्रोवाइड करता है, हमें प्रोवाइड करता है, यानी सॉफ्टवेयर या फिर कोई प्रोग्राम को अगर हम डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए है जो है हमारा डॉट नेट प्लेटफॉर्म जो होता है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है, जिसके कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं, डीबगिंग कर सकते हैं। डीबगिंग यानी कोई एरर वगैरह होता है उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको हम लोग रन करा के देख सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखते हैं। और हमारा डॉट नेट प्लेटफॉर्म जो होता है वह इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होता है, समझ रहे हैं। हमारा इंडिपेंडेंट लैंग्वेज जो है, ये एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसका मतलब होता है कि ये कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकता है। जैसे हमने कहा C++ हो गया, C# हो गया, और क्या हो गया, जैसे आपका जो है जावा स्क्रिप्ट हो गया। इस तरीके के बहुत सारे लैंग्वेज ये यूज करता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म ये यूज करता है, या बोल सकते हैं हम लोग कि ये जो है इंडिपेंडेंट लैंग्वेज एक जो है फ्रेमवर्क या प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है ना। और इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हो गए, सॉफ्टवेयर हो गया, डेवलप कर सकते हैं। जैसे विंडो हो गया, मैक हो गया, लाइनक्स हो गया, ETC। इस तरीके के हम लोग जो है तमाम जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है हम लोग क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, यानी कि डॉट नेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टूल के अंदर एक कंपोनेंट है जिसका नाम है डॉट नेट फ्रेमवर्क, हम लोग वही पढ़ रहे हैं। तो ये देखिए, डॉट नेट
framework is a runtime environment or platform developed by and designed by माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट एक जो कंपनी है उसके द्वारा डेवलप किया गया है। यही हूबहू क्वेश्चन इस बार आ गया था 2020 वाले एग्जाम में, जो है 13 सितंबर को जो हुआ था, उसमें सीधा सीधा पूछा गया था कि डॉटनेट फ्रेमवर्क किसने डेवलप किया था? तो माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। ठीक है, अब ये हो गया कि डॉटनेट प्लेटफॉर्म इज अ रन टाइम, जस्ट मिनट, डॉटनेट प्लेटफॉर्म इज अ रन टाइम इन्वायरमेंट और प्लेटफॉर्म, यानी यह क्या है? एक रन टाइम इन्वायरमेंट है, या फिर हम कह सकते हैं ये प्लेटफॉर्म है जो डेवलप्ड हुआ है, या फिर हम बोलें तो इसकी डिजाइन जो की गई है किसके द्वारा की गई है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया है। विच प्रोवाइड्स एन इन्वायरमेंट, यानी हमें यह एक ऐसा वातावरण देता है, प्रोवाइड करता है फॉर बिल्डिंग हो गई, डेवलपिंग हो गई एंड रनिंग वेब सर्विसेज, यानी कोई वेब हम लोग सर्विस मतलब वेब एप्लीकेशंस जो बनाते हैं एंड अदर विंडोज जो एप्लीकेशन बनाते हैं उसके लिए तमाम जो है हमें क्या करता है? वातावरण प्रोवाइड करता है या इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे हम लोग उसको बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। ठीक है, तो डॉट नेट प्लेटफॉर्म इज अ लैंग्वेज इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। ये ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि डॉट नेट जो हमारा फ्रेमवर्क है वो कैसा लैंग्वेज है? तो वह एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज यानी स्वतंत्र लैंग्वेज है। कोई भी लैंग्वेज से इसमें यूज करके जो है हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं या लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा IDE का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट इसको बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट टेक्नोलॉजी, यह 3 तरीके की तकनीकी का यूज करता है। कौन कौन सी तकनीकी है? तो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, इसका फुल फॉर्म एक बार पूछा गया था। ठीक है, और किसको यूज करता है टेक्निकल, और कौन सी तकनीकी यूज करता है? तो फ्रेमवर्क बेस क्लास, इसका फुल फॉर्म हो सकता है, या BC आपसे पूछा जा सकता है। और क्या है? यूजर एंड प्रोग्राम इंटरफेस, दैट इज हम क्या कर सकते हैं? यूजर एंड प्रोग्राम इंटरफेस क्या होता है? यानी जिस लैंग्वेज का हम लोग यूज करके, या फिर बोले तो जैसे हम लोग मान लो वेब एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो ASP का यूज़ करेंगे, वो हमें क्या करता है? जो बुलेट्स वगैरह हो गए, बटन हो गया, ये सब हमें वहाँ से बनाने के लिए मतलब मिल सकता है, फैसिलिटीज या इन्वायरमेंट मिल सकती है। विंडो फॉर्म्स होते हैं, यानी विंडोज़ एप्लीकेशन जो बनाते हैं उसमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ से जो कि हमें मिलती है। आगे देखिए, हम लोग देखते हैं। इसके बाद देखिए फिगर एक हमने दे रखा है, ये देखिए फिगर आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। ये हमारा डॉटनेट फ्रेमवर्क जो होता है उसका आर्किटेक्चर है, या हम कह सकते हैं कि किस तरीके से ये है, इसमें सारी चीज़ें सेट हैं। ठीक है, इसमें लेयर्स की बात कर सकते हैं कि ये इसमें जो है ये सारे लेयर्स हैं, किस तरीके से इसमें सेट है और कैसे ये काम करता है। ठीक है, देखिए जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई मान लो कोई प्रोग्राम या कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने की जा रहे हैं, तो सबसे नीचे हम लोग देखते हैं हमारे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं। तो जैसे देखिए टॉप पर जो लेयर है, जो टॉप पर लेयर है वो क्या करेगा? ये जो टॉप पर लेयर है यानी ये क्या है? एक विजुअल बेसिक हो गई, VB, यानी C++ हो गया, C# हो गया, J स्क्रिप्ट है, J# है। ठीक है, यानी J हैज़ जो लिखा है वो J# बोला जाता है। ये सब लैंग्वेजेस हैं जिसका यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे? डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, अब इसमें भी हो सकता है कि हम लोग जो है मान लो हम लोग वेब एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं, हम लोग विंडो एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं। तो इसमें देखो क्या होता है कि हम जब इस लैंग्वेज का, जो कि अलग अलग सारे लैंग्वेज होते हैं और हर एक अलग लैंग्वेज के अपने अलग अलग डेटा टाइप होते होंगे। ठीक है, जब डेटा टाइप होते होंगे तो फिर इसका क्या होता है? उनकी अलग अलग कंपाइलर होते हैं, हर एक लैंग्वेज के अपने अपने कंपाइलर होते हैं। ठीक है, तो वो कंपाइल करता है एक कॉमन लैंग्वेज में। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो ये जो लैंग्वेज हो, ये हमारा जो लेयर होता है वो क्या करता है? जो आप अलग अलग मान लो लैंग्वेज को यूज़ करके आपने एक कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाया है, तो उसको एक कॉमन लैंग्वेज में लाना पड़ेगा। तो उसका जो है उसे कॉमन लैंग्वेज में लाने के लिए क्या करता है? ये कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, ये लेयर जो है ये वर्क करता है यहाँ पर। ठीक है ना, इसके बाद ये क्या है? यानी कि हम ये कह सकते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि इनको कॉमन लैंग्वेज में लाने के लिए। ठीक है ना, इसके बाद फिर क्या होता है? अब यहाँ पर देखिए ASP.NET है, तो ASP.NET क्या है और ये विंडो फॉर्म्स क्या है? तो ASP.NET क्या होता है? हम लोग जब वेब एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं, वेब सर्विसेज हम बनाना चाहते हैं, तो हमें
इस लेयर का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 2 लेयर्स हैं, आपको दिख रहा है, यहाँ पर 2 लेयर्स हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग विंडोज़ को ये मान लो एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं तो हम लोग विंडो फॉर्म्स का ये वाला लेयर यूज़ करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए edu डॉट जो है ये हमारा क्या है, जब हम लोग जो भी एप्लीकेशंस बना रहे हैं, जो भी कोडिंग कर रहे हैं, अगर उसका हम लोग एक डेटा मेंटेन करके रखना चाहते हैं किसी भी जो भी हमारा जो है डेटाबेस हो, ठीक है, किसी भी डेटाबेस में हम जो है उसका जो है डिटेल्स हम रखना चाहते हैं, बना के रखना चाहते हैं, तो जो हमारे जो है डेटाबेस लैंग्वेजेस होते हैं उनका हम लोग यूज़ करेंगे। तो edu.net क्या है, ये हमारा edu.net क्या करता है, ये जो है रिस्पॉन्सिबल होता है क्या बनाने के लिए, डेटाबेस जो है में सारे डिटेल्स को स्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एडीयू का फुल फॉर्म होता है एक्टिव जो है, जस्ट मिनट, एक्टिव इसको क्या बोलते हैं, आगे हम इसको बता देंगे फुल फॉर्म। हाँ देखिए, एक्टिव डेटा ऑब्जेक्ट इसको बोलते हैं। ठीक है। तो ये एक्टिव डेटा ऑब्जेक्ट जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए होता है, आपसे पूछा जा सकता है कि एक्टिव डेटा ऑब्जेक्ट जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो है रिस्पॉन्सिबल होता है स्टोर कराने के लिए। क्या स्टोर करने के लिए, जो हमारे डेटा होते हैं उसे डेटाबेस में जो है स्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद बेस क्लास लाइब्रेरी है। बेस क्लास लाइब्रेरी क्या होती है, यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास लाइब्रेरीज फंक्शन होती हैं। जैसे हम लोगों ने सी लैंग्वेज में देखा था, बहुत सारे लाइब्रेरीज फंक्शन थी। ठीक है ना। तो जैसे हम लोग हैज़ इंक्लूड डॉट स्टूडियो डॉट एच कर रहे थे, कंसोल डॉट एच कर रहे थे, तो वहाँ लाइब्रेरीज थी, उसमें अंदर में हम लोग देखते थे भाई प्रिंट एफ हो गया, स्कैन एफ हो गया। तो इस तरीके से उसके जो है फंक्शंस थे, हम लोग यूज़ करते थे जब हमें ज़रूरत पड़ती थी। तो यहाँ बेस क्लास लाइब्रेरी में तमाम तरीके की जो है सर्विसेज, या हम लोग बोल सकते हैं लाइब्रेरीज फंक्शंस हैं जो अब हमें ये प्रोवाइड करता है। ये इंपॉर्टेंट है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। ठीक है। इसको हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे कि कॉमन लैंग्वेज जो रन टाइम होता है ये क्या करता है, ये रन करता है, किसको रन करता है, इंटरमीडिएट कोड को जो है मशीन लैंग्वेज में जो है ये क्या करेगा, रन कराता है। ठीक है। आगे हम लोग इसको समझेंगे, यानी कहने का मतलब इंटरमीडिएट लैंग्वेज क्या होते हैं, जो ऊपर से हम लोग देखते हैं तमाम लैंग्वेज होती है, इसको कन्वर्ट किया जाता है इंटरमीडिएट लैंग्वेज में। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है जस्ट इन टाइम कंपाइलर जो होता है, इंटरमीडिएट लैंग्वेज जो होती है जस्ट इन टाइम JIT बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए। जस्ट इन टाइम कंपाइलर जो होता है इंटरमीडिएट लैंग्वेज को हमारे क्या होता है नेटिव मशीन कोड या मशीन लैंग्वेज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। फिर इसके बाद क्या होता है, ये रन करता है। तो यहाँ पर जो है हमारे कॉमन लैंग्वेज जो रन टाइम है, इसमें भी तमाम इसके कंपोनेंट्स होते हैं, हम लोग आगे देखेंगे इसके 7 कंपोनेंट्स हैं। वो कंपोनेंट्स से ही पूछे गए थे। तो एक बार पूछा गया था यूपी आर्विनल में ही पूछा था कि कॉमन लैंग्वेज रन टाइम का निम्नलिखित में से कौन जो है, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। तो उसमें गार्बेज कलेक्टर दिया था। तो ये क्वेश्चन आया था 2019 में आया था, इसमें आपके यूपी आर्विनल के एग्ज़ाम में आया था। ठीक है। इसके बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद जब ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है नेटिव मशीन लैंग्वेज में, फिर इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम जो है क्या करता है, उसको अपना एग्जीक्यूशन का काम करता है। ठीक है। तो उम्मीद है चीज़ें आप धीरे धीरे आप समझ रहे होंगे क्या होता है। अब यहाँ देखिए होता क्या है, एक और चीज़ हम बता दें तो देखिए लैंग्वेजेस जो होती हैं 2 टाइप की होती हैं, है ना। एक तो होता है हमारा क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, यानी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं। तो एक होता है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है, एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है। तो सर्वर, ठीक है, जो रिस्पॉन्स करता है क्लाइंट्स को, कोई भी अगर रिक्वेस्ट आप करते हैं तो सर्वर क्या होता है, रिस्पॉन्स करता है क्लाइंट को। क्लाइंट मतलब जो से हम लोग हो गए, यूज़र हो गया, तो वो चीज़ें हो गई। तो हम लोग किसी न किसी सिस्टम को यूज़ करके हम लोग सर्वर को एक्सेस करना चाहते हैं या इंटरनेट पे एक्सेस करते हैं, तो वो सर्वर हमें रिस्पॉन्स करता है। तो एक सर्वर साइड होता है, एक सर्वर साइड जो है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है ना। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जस्ट मिनट कलर चेंज कर लेते हैं हम ज़रा। देखिए एक होता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ये भी याद होना चाहिए, पूछा जा सकता है। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में कौन आता है, तो सर्वर, यानी जो सर्वर के लिए हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं बनाने के लिए, तो उसमें देखिए होता है सर्वर साइड जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है वो होती है हमारी ASP.NET होती है, ASP.NET। ठीक है। और क्या होता है, PHP आएगा,
और क्या होता है JSP आएगा, ठीक है, JSP। तो ये हो गया, ठीक है ना। इसके बाद जो क्लाइंट साइड होता है, क्लाइंट साइड होता है, एक तो ये हो गया आपका, दूसरा है ये। तो क्लाइंट साइड जो होता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो होता है, इसमें कौन कौन आता है, तो इसमें हम लोग देखते हैं जावा स्क्रिप्ट हो गया, देखिए यहाँ पर लिखा है जे स्क्रिप्ट, तो ये हो गया जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। और क्या होता है VB स्क्रिप्ट, यानी विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट होती है, VB स्क्रिप्ट हो गया। तो VB स्क्रिप्ट, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्लाइंट साइड होता है, ये हमारे सर्वर साइड होते हैं। तो ये ASP का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं एक्टिव सर्वर पेज बोलते हैं, एक्टिव सर्वर पेज। आगे हम लोग देखेंगे ASP के बारे में भी, इसका इंट्रोडक्टरी हम लोग पढ़ेंगे, चूँकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आ जाता है, ठीक है। सिर्फ इंट्रोडक्टरी हम लोग पढ़ रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि अभी तक अगर ओल्ड पेपर उठा के देखेंगे, जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, तो कम से कम आपको 2-4 क्वेश्चन तो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, आगे देखते हैं क्या है। अब देखो किस तरीके से, अगर मान लो हम अलग सिंगल एक काम करते हैं, किसी एक लैंग्वेज पर काम करते हैं, तो किस तरीके से परफॉर्म करेगा। मान लो किसी एक लैंग्वेज पर हम लोग काम करते हैं, हमने कहा मान लेते हैं C++ पे आप कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उसका एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं, तो इसका अपना खुद का एक कंपाइलर होगा, ठीक है, जो कि कन्वर्ट करेगा इंटरमीडिएट लैंग्वेज में, IL कोड में चेंज करेगा, या इसी को हम लोग असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं, या इसको बोलते हैं DLL, मतलब डायनेमिक लेवल लैंग्वेज जो होती हैं, ठीक है, या EXE फाइल में ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो आप इसका असेंबली लैंग्वेज का जो होता है, ये एक्सटेंशन दे रखा है .DLL या .EXE, यानी इंटरमीडिएट लैंग्वेज की हमारी क्या है, एक्सटेंशन है, उसमें कन्वर्ट करेगा। फिर क्या होगा, ये हमारा एग्जीक्यूट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन जब हम लोग एक से अधिक, मान लो कई सारे यहाँ पर देखते हैं ना, .NET फ्रेमवर्क में बहुत सारे लैंग्वेजेस को यूज़ करके जो है क्या किया जाता है, प्रोग्रामिंग किया जाता है। तो अगर मान लो हम लोग अलग अलग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमने कहा C# पर आप कोडिंग कर रहे हैं, या VB .NET पर कर रहे हैं, या अदर्स पर कर रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ आप उसके एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे। फिर क्या होगा, इसका अपना खुद कंपाइलर होगा, जो माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज में उसको चेंज करेगा, ठीक है। यहाँ भी इसका कंपाइलर होगा, इसको चेंज करेगा, फिर यहाँ आएगा। इसके बाद फिर क्या होता है, हमारा जो कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन होगा, वो इन सबको क्या करता है, एक कॉमन लैंग्वेज पे लाएगा, ठीक है। पहले MSIL होगा, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। अब इसके बाद फिर क्या होता है, हमारा जो स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज वो कन्वर्ट करता है IL कोड में, आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। IL कोड के बाद फिर क्या होता है, हमारा जो जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है, उसको मशीन लैंग्वेज में ये कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और इसके बाद जो है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है, उसको एग्जीक्यूट करती है, ठीक है। तो ये जो JIT कंपाइलर होता है, ये क्या करता है, इंटरमीडिएट जो कोड होता है उसको हमारा ये कन्वर्ट करता है किसमें, नेटिव मशीन कोड में, ठीक है। मशीन कोड में ये क्या, नेटिव मशीन कोड में ये क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा। कौन करेगा, JIT कंपाइलर करेगा। तो आगे हम लोग इसमें डिटेल में देखेंगे, ठीक है। चलिए आज हम लोग इसका यानी .NET प्लेटफॉर्म हम लोग लगभग चीज़ें हम लोग देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद ASP.NET का इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। अब चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। देखिए द CLR क्या है, CLR मतलब कॉमन लैंग्वेज रन टाइम इज़ द कोर या हार्ट ऑफ द .NET फ्रेमवर्क, यानी ये क्या है, .NEट फ्रेमवर्क का हार्ट है। देख रहे थे बीच में है, मेन वही है, आप समझ लीजिए कि यह एक हार्ट का काम करता है, या धड़कन है कह सकते हैं कि इसका .NEट फ्रेमवर्क का, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग एंड रनिंग C# एंड अदर .NEट प्रोग्राम्स। यानी ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल होता है, जो हम लोग C# पे प्रोग्राम करते हैं, या मान लो VB स्क्रिप्ट कर रहे हैं, J स्क्रिप्ट पे कर रहे हैं, तो उसको क्या करता है, ये लोड करता है और रन करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बेस क्लास लाइब्रेरी क्या है, हम लोग अभी इसी में देखे थे, फिगर जस्ट ऊपर दिखा देते हैं कि फिगर हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, बेस क्लास लाइब्रेरी यहीं पर है, ये देखिए बेस क्लास लाइब्रेरी, ये है ना बेस क्लास लाइब्रेरी, BCL जिसको बोलते हैं। तो बेस क्लास लाइब्रेरी आगे उसका काम क्या है, ये देखते हैं। देखो बेस क्लास लाइब्रेरी
बेस क्लास लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है बेसिक डेटा टाइप्स। जैसे हम लोग सी लैंग्वेज में भी देखते थे बहुत सारे डेटा टाइप्स होते थे, ये बेसिक डेटा टाइप एंड अदर जनरल क्लासेस फॉर यूज बाय सी शार्प और अदर डॉट नेट लैंग्वेज। यानी जो हमारा सी शार्प है या फिर डॉट नेट में जो बहुत सारे लैंग्वेजेज हैं उनके द्वारा जो यूज किया जाता है, जो उसके लिए समान एक जो है क्लासेस जो है प्रोवाइड करता है, डेटा टाइप प्रोवाइड करता है। द टॉप लेयर्स यानी ऊपर जो हम लोग देख रहे थे सबसे टॉप पे जो है सी शार्प था, है ना, बीबी था और जे स्क्रिप्ट था, ठीक है। द टॉप लेयर कंटेंट्स अ सेट ऑफ क्लासेस फॉर डेवलपिंग वेब सर्विसेज एंड टू डील विथ इंटरफेस। यानी एक तरीके के इंटरफेस का काम कर रहा था भाई। तमाम लैंग्वेज है, सी शार्प है, जे स्क्रिप्ट है, तो ये यूजर्स जो होते हैं, प्रोग्रामर होते हैं, उनके लिए इंटरफेस का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वही बात है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान लैंग्वेज में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन क्या है, इसको देखते हैं। कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। द कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन डिफाइंस अ सेट ऑफ रूल। यानी कॉमन लैंग्वेज जो स्पेसिफिकेशन होता है यह एक सेट ऑफ रूल्स जो है डिफाइन करता है, दैट इनेबल, जो इनेबल करेगा या हम कह सकते हैं हमें योग्य करता है इंटरऑपरेबिलिटी ऑन डॉट नेट प्लेटफॉर्म। यानी जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन लैंग्वेज भाई हम अलग अलग लैंग्वेजेस पर प्रोग्राम करेंगे तो उसको किसी न किसी एक लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कुछ न कुछ हमें फैसिलिटी चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए। तो वो प्लेटफॉर्म कौन दे रहा है, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन दे रहा है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरऑपरेबिलिटी कर सकते हैं, ठीक है, डॉट नेट प्लेटफॉर्म। दीज रूल्स सर्व अ गाइड टू थर्ड पार्टी कंपाइलर। चूँकि हर एक लैंग्वेज के अलग अलग कंपाइलर होते हैं ना, तो ये क्या करता है, दीज रूल्स सर्व अ गाइड टू थर्ड पार्टी कंपाइलर, डिजाइनर एंड लाइब्रेरी बिल्डर्स, ठीक है। आगे देखिए क्या है, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन इज अ सबसेट ऑफ कॉमन टाइप सिस्टम। फुल फॉर्म इसका याद होना चाहिए। कॉमन टाइप सिस्टम मतलब CTS अगर आपसे पूछा जाए तो इसको बोलते हैं कॉमन टाइप सिस्टम। तो कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन क्या है, इसका एक सबसेट है। किसका सबसेट है, तो CTS का सबसेट है, ठीक है। एंड देयरफॉर द लैंग्वेज सपोर्टिंग द CLS यानी कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन कैन यूज ईच अदर क्लासेस लाइब्रेरी एज इफ दे आर दीज शोन ऑन, ठीक है। कहने का मतलब इसमें जो भी होगा सारी चीज़ें ये भी यूज करता है, चूँकि ये क्या है, कॉमन टाइप सिस्टम का एक सबसेट होता है CLS, ठीक है। यहाँ देखिए आगे फिर क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस API फुल फॉर्म याद होना चाहिए। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस API, ये तो हम MCQs में भी दिए हुए थे। तो दैट आर डिजाइंड फॉलोइंग द रूल्स ऑफ कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन कैन ईजिली बी यूज बाई ऑल डॉट नेट लैंग्वेज। ये हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस जो होता है वो क्या करता है, ये डिजाइन किया गया है फॉलोइंग द रूल्स, यानी कि रूल जो हैं, जो नियम बने हैं किसके, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन के जो रूल वगैरह हैं उसको फॉलो करने के लिए API जो है हमारी बनी है या डिज़ाइन की गई है, जो कि हमारा क्या करता है, जो डॉट नेट लैंग्वेज अदर हैं जिसको हम लोग आसानी से क्या करते हैं, यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम इंपॉर्टेंट है। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम फुल फॉर्म तो याद ही हो गया होगा हमें लगता है, फुल फॉर्म पूछे भी गए हैं। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम CLR बोलते हैं। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम इज द हार्ट एंड सोल ऑफ डॉट नेट। ये क्या है, हार्ट और सोल क्या है, डॉट नेट का ये कह सकते हैं हार्ट है। फ्रेमवर्क एज द नेम सजेस्ट CLR, ठीक है। CLR इज अ रन टाइम इन्वायरमेंट इन विच प्रोग्राम रिटेन, यहाँ रिटेन होगा, क्विट क्यू लिखा है तो W होगा, तो इन विच प्रोग्राम रिटेन इन C# एंड अदर डॉट नेट लैंग्वेज, यानी C# में लिखा हो गया हो या किसी अदर लैंग्वेज में लिखा गया हो, तो ये CLR क्या करता है, एक रन टाइम इन्वायरमेंट है इन विच प्रोग्राम रिटेन इन C# एंड अदर डॉट नेट लैंग्वेज आर एग्जीक्यूटेड, ठीक है, जो एग्जीक्यूट होता है। इट इज आल्सो सपोर्ट्स क्रॉस लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी, दैट इज लैंग्वेज इंडिपेंडेंट हम कह सकते हैं। यानी ये क्या करता है, ये सपोर्ट करता है, बहुत सारे लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, ठीक है। CLR हमारा क्या करता है, बहुत सारे सपोर्ट करते हैं लैंग्वेजेस को। अब देखो CLR प्रोवाइड क्या क्या करता है, कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करता है, सर्विसेज कौन कौन सी देता है, ये आप समझिए।
ठीक है, फिलहाल ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट जानते रहिए, मैं भी पूछ ले। तो CLR प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ सर्विसेज दैट इंक्लूड लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन या फिर लोड करने का काम इसका है, सर्विस देता है। मेमोरी आइसोलेशन के लिए जो है ये सर्विसेज देता है। कंपाइलेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाइलेशन ऑफ इंटरमीडिएट लैंग्वेज, या IEL का फुल फॉर्म आपको यहाँ होना चाहिए कि जो अलग अलग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं प्रोग्राम, उनको कंपाइल करने का काम करता है। ठीक है, इंटरमीडिएट लैंग्वेज को, भाई इंटरमीडिएट लैंग्वेज होगी, कंपाइल हो जाती है, इसके बाद फिर क्या होता है, नेटिव मशीन कोड में लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो वही बात ये कर रहे हैं कि कंपाइलेशन ऑफ इंटरमीडिएट लैंग्वेज इनटू नेटिव एग्जीक्यूटेबल कोड। तो नेटिव मशीन कोड क्या है, जो भाई हमारी मशीन लैंग्वेज होती हैं उसी को बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी उसी को तो समझेगी। तो इंटरमीडिएट लैंग्वेज को ये क्या करता है, कंपाइल करता है, नेटिव मशीन कोड में या एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करता है। प्रोवाइड्स करता है मेटा डाटा, मतलब बहुत सारे डेटास यहाँ पर प्रोवाइड करता है ये। मेमोरी मैनेजमेंट, ये हमारा मेमोरी मैनेजमेंट जो होता है वो ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर वहाँ पर होता है। ठीक है, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर भी होता है, CLR के अंदर होता है। इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और क्या है, इंटरऑपरेटिबिलिटी विद अदर सिस्टम्स, किसी अदर सिस्टम पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं .NET को। मैनेजिंग एक्सेप्शन एंड एरर्स, यानी जो भी एरर्स वगैरह होता है उसको भी ये हैंडल करने का काम करता है। सपोर्ट फॉर टैक्स सच एज डिबगिंग एंड प्रोफाइलिंग। तो ये हो गया। अब आगे देखिए, कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है। देखिए यही पूछा था। तो कंपोनेंट ऑफ कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, CLR के ये 7 कंपोनेंट हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। तो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम के अंदर 7 कंपोनेंट है, कौन कौन से हैं। देखिए कॉमन टाइप सिस्टम, CTS जिसको बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा CTS, आप बताइए CTS जो है, CTS का सबसेट कौन था, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन था। ठीक है ना। और इसके बाद सपोर्ट करता है डिफरेंट लैंग्वेज, यानी CTS क्या करता है, सपोर्ट करता है डिफरेंट लैंग्वेज को। इंटरमीडिएट लैंग्वेज, ये भी कंपोनेंट है किसका, देखो CTS हमारा किसका कंपोनेंट है, CLR का। इंटरमीडिएट लैंग्वेज किसका कंपोनेंट है, CLR का है। एग्जीक्यूशन सपोर्ट फंक्शन, ये किसका कंपोनेंट है, कहेंगे CLR का है। सिक्योरिटी प्रोवाइड कौन करता है, CLR करता है। गार्बेज कलेक्टर, यह ऑटोमेटिक होता है, CLR में ध्यान देना है कि ऑटोमेटिक होता है गार्बेज कलेक्टर। ठीक है, और क्या है, क्लास लोडर है। ये क्लास लोडर क्या करता है, हमारी लोड करता है जो हमारी EXE फाइल होती है, DLL फाइल होती है, इसको लोड करने का काम करता है। तो क्लास लोडर जो होगा इसमें, वो भी CLR का एक कंपोनेंट है। मेमोरी लेआउट भी क्या है, इसका एक कंपोनेंट है। ठीक है, तो कंपोनेंट आपको पता होना चाहिए। अब देखिए कॉमन टाइप सिस्टम क्या है, इसको देखते हैं। कॉमन टाइप सिस्टम, .NET framework provides multiple language support using the feature known as common type system that is built in CLR। देखो उस कॉमन टाइप सिस्टम बिल्ट इन है कि नहीं, यानी हमारे CLR के अंदर ही तो है हमारा CTS। ठीक, वही कह रहा बिल्ट इन CLR, यानी ये क्या है, CLR के अंदर क्या है, बिल्ट इन होता है। द कॉमन टाइप सिस्टम सपोर्ट द variety of types and operation found in most programming language, therefore calling on language from other does not require टाइप ऑफ कन्वर्जन। चूँकि ये बहुत सारे लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, इसलिए यहाँ पर आपको टाइप कन्वर्जन नहीं चाहिए होता है। हमारे जो CTS है, देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, CTS। तो जब अगर हम लोग जानते हैं कि CTS हमारी बहुत सारे लैंग्वेज को सपोर्ट कर रही है, तो इसलिए हमें टाइप कन्वर्जन, यानी लैंग्वेज को अलग अलग टाइप के जो लैंग्वेज होते हैं उनके लैंग्वेज कन्वर्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है ना, तो ये हो गया टाइप कन्वर्जन। Although C# specially designed for .NET platform, we can build .NET program in a number of other language including C++ and other Visual Basics। ठीक है, आगे देखते हैं MSIL क्या है। माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज इसको बोलते हैं, फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है इसमें। MSIL माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज, MSIL और IL इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट लैंग्वेज, या फिर MSIL भी बोल सकते हैं। इज अ इंस्ट्रक्शन सेट इनटू व्हिच ऑल दी .NET प्रोग्राम्स आर कंपाइल्ड।
ये क्या करा, ये एक इंस्ट्रक्शन सेट है जो कि हमारे डॉट नेट प्रोग्राम्स जो होते हैं इसी में क्या होते हैं, कंपाइल्ड हुए रहते हैं। बाद में फिर क्या होता है, हमारा जो है जस्ट इन टाइम कंपाइलर जो होता है वो कन्वर्ट कर देता है नेटिव मशीन कोड में, ठीक है ना। तो MSIL या फिर IL कोड जो होती है, इसको जो है हमने क्या बोला, हम लोग क्या पढ़े इसको कि MSIL या एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है विच ऑल द डॉट नेट प्रोग्राम्स कंपाइल्ड, ठीक है। तो ये IL कोड जो होगा यहाँ पे JIT कंपाइलर क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देता है नेटिव मशीन कोड में। फिर इसके बाद क्या होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इसे एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। इट वर्किंग्स टू असेंबली लैंग्वेज एंड कंटेन्स इंस्ट्रक्शन फॉर लोडिंग, स्टोरिंग, initiating and calling method when we compile a C# program or any other program written in CLS। यानी कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन में कोई भी अगर मान लो लिखा गया है, प्रोग्राम हुआ है, उसे क्या करेगा, ये कन्वर्ट कर देगा, उसे लोड करेगा, स्टोर करेगा, इनिशिएट करेगा, कॉल करेगा। तो ये होता है यहाँ पर, है ना। कंप्लाइंट लैंग्वेज, द सोर्स कोड इज कंप्लेंट इनटू MSIL। जो सोर्स कोड होता है वो हमारा क्या होता है, कंपाइल्ड हो जाता है इनटू किसमें, MSIL या इंटरमीडिएट लैंग्वेज में। सोर्स लैंग्वेज क्या होगी, जो हम लोग जिस लैंग्वेज में लिखते हैं, जैसे हमने C# यूज़ किया, हम लोग C जो है ++ को यूज़ किए, तो वो हमारे सोर्स कोड होते हैं। बाकी ये कन्वर्ट कर देता है IL कोड में, इसके बाद JIT हमारी कन्वर्ट कर देती है नेटिव मशीन कोड में। तो मैनेज्ड कोड क्या होते हैं वो देखते हैं। मैनेज्ड कोड किसको बोलते हैं, देखिए, एज वी नो द CLR इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ कोड कंपाइल्ड फॉर .NET प्लेटफॉर्म। हम लोग जैसे जानते हैं कि CLR हमारे क्या है, रिस्पॉन्सिबल होती है मैनेज करने के लिए या फिर एग्जीक्यूशन करने के लिए जो कंपाइल्ड होते हैं प्रोग्राम .NET प्लेटफॉर्म के। द कोड दैट सेटिस्फाई द CLR एट रन टाइम इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट इज रेफर टू एज मैनेज कोड। तो जो कोड होता है हमारा CLR के पर जो है, जो रन टाइम पर, और जिसको हम लोग सिंपल सी बात है कि IL कोड की ही कह दो, मैनेज्ड कोड होती है, मैनेज्ड कोड उसको बोलते हैं, ठीक है। कंपाइलर दैट आर कंपैटिबल टू .NET प्लेटफॉर्म जनरेट मैनेज्ड कोड। तो कंपैटिबल का मतलब ये होता है कि भाई कंपाइलर, हर एक लैंग्वेज के अलग अलग कंपाइलर होते हैं, तो वही कंपैटिबल है करा कि जो कंपैटिबल टू .NET प्लेटफॉर्म, यानी कि जो .NET प्लेटफॉर्म से कंपैटिबल हो तो जनरेट करेगा मैनेज कोड। फॉर एग्जांपल हमने कहा, मान लो C# कंपाइलर है, वो जनरेट करेगा मैनेज कोड, ठीक है। इसके बाद द मैनेज्ड कोड जनरेटेड बाय C#, अब ब्रैकेट में देखो, एंड अदर कंपाइलर कंपैटिबल ऑफ जनरेटिंग मैनेज कोड। अदर भी कंपाइलर हो सकते हैं अदर लैंग्वेज के, तो वही कह रहा है इज इंटरमीडिएट लैंग्वेज, यानी ये कन्वर्ट कर देंगे इंटरमीडिएट लैंग्वेज में आ जाएगा। तो फिर इसके बाद IL कोड इज कन्वर्टेड बाय JIT, यानी जस्ट इन टाइम कंपाइलर के थ्रू, कहाँ पर, नेटिव मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है। बेस क्लास लाइब्रेरी, यहाँ देखिए अभी हिंदी में हम सब कन्वर्ट करके सब देंगे, इसका हमने किया है। तो बेस क्लास लाइब्रेरी BCL बोलते हैं, फुल फॉर्म इसका याद होना चाहिए, BCL इसका शॉर्ट में दे सकता है आपको। तो बेस क्लास लाइब्रेरी होती है। द .NET सप्लाइज अ लाइब्रेरी ऑफ बेस क्लास दैट वी कैन यूज टू इम्प्लीमेंट applications quickly. We can them by simply initiating them and invoking their method by inheriting them through derived classes, thus extending functionality। सारी बातें तो हमने बता ही दिया है। यहाँ बता रहा है द .NET बेस क्लास एक लाइब्रेरी की आपूर्ति करता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, फंक्शंस होती हैं, जिसका उपयोग हम अनुप्रयोग को जल्दी से लागू करने के लिए कर सकते हैं। हम उनका उपयोग केवल उन तत्काल करके, उन्हें तरीकों को लागू करके या उन्हें व्युत्पन्न कक्षाओं के माध्यम से विरासत में देकर इस प्रकार उनकी कार्यक्षमता का विस्तार करते हैं, ठीक है। इनहेरिटिंग का मतलब ये विस्तार लिखा है, विरासत जैसी कोई चीज़ नहीं है, थोड़ा सा कन्वर्ट करने में हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं CLR जो होती है, बेस क्लास लाइब्रेरी जो होती है, ये क्या है। तो मच ऑफ फंक्शनलिटी इन द बेस क्लास या बेस फ्रेमवर्क क्लास या बेस क्लास लाइब्रेरी, इसमें बहुत सारे फंक्शनलिटी होती हैं, यही सब बातें हैं। कौन कौन सी फंक्शनलिटी है वो देखते हैं डायरेक्ट, ठीक है, वही देखते हैं। देखो इसमें क्या क्या फंक्शनलिटी है। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होता है, स्ट्रिंग हैंडलिंग होती है, मैनेजिंग एरेज होती है, लिस्ट हो, मैप है ना, एसेसिंग फाइल है, फाइल सिस्टम है, सिक्योरिटी है, विंडोइंग है, विंडो मैसेज है, डेटाबेस मैनेजमेंट, ये तमाम चीज़ें हैं। तो यही है, हम लोगों ने .NET
प्लेटफॉर्म का इंट्रोडक्शन तो लगभग देख ही लिया है, आगे अभी हम बहुत चीज़ देने वाले हैं। 2 क्लास इसकी और जाएगी, ठीक है। तो 2 क्लासेस जाएगी, आप लोग पढ़ते रहिए। इस अभी तक हमने जो आपको PDF दिया है टैक्स की, वो इंग्लिश में दिया है, हिंदी में भी हम दे देंगे। कन्वर्ट कर रहे हैं, समय लगता है, चूँकि आप देखते हैं 50-50, 60-60 पेजेस की हमारी PDF हैं, तो उसको टाइप करने में बहुत समय जाता है। ये नहीं है कि सिर्फ बैठ के हम जो है टाइप ही कर रहे हैं, उसमें तमाम चीज़ें होती हैं भाई, उसमें टेबल है ना, मैप्स हैं, ये सब चीज़ें आ जाती हैं जिससे हमारा हाथ फंस जाता है, टाइम लगता है। तो हम उसको कन्वर्ट करके हिंदी में भी दे देंगे। हमें याद है, हम अभी ऑपरेटिंग सिस्टम भी शायद हमने इंग्लिश में ही दिया था, उसको भी हिंदी में दे देंगे, ठीक है। तो ये हो गया है, आप इसकी PDF हम फाइनल होने के बाद 2 क्लासेस जैसे ही जाएगी दे देंगे, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को दोस्तों समझ में आया होगा। इसका MCQs हम एक ही वीडियो में लाएँगे और उससे ज़्यादा नहीं करना है इसको, ठीक है। इस पे बहुत ज़्यादा नहीं टाइम देना है। थैंक यू आप सभी को, आप लोग अपना तैयारी करते रहें। उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है।